तो कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग एक नया श्रृंखला लेकर आए हैं, एक नया एपिसोड लेकर आए हैं पीसीबी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है पीसीबी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पे रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट, उसका फैब्रिकेशन पार्ट एंड असेंबली पार्ट, ये तीनों के तीनों देखने वाले हैं। लंबा सीरीज़ होने वाला है जिसमें हम एक एक करके वीडियो डालने वाले हैं, बट हम लोग स्टार्ट टू फाइनल एंड तक पूरा का पूरा जैसे भी प्रोसीजर है एज इट इज़ हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो पहला एपिसोड बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन एपिसोड है कि हम लोग पीसीबी बनाने से पहले हमारी क्या थिंकिंग होती है, हमें क्या चाहिए होता है। हम लोग डायरेक्टली जाके पीसीबी तो बना नहीं सकते, तो सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, हमें डिज़ाइन कैसे चाहिए, हमें कंपोनेंट्स के इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेंडर चाहिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो इस सीरीज़ में आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लोग अगर ये पूरा का पूरा सीरीज़ देखते हैं तो आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग से लेकर फैब्रिकेशन एंड असेंबली तीनों आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए बने रहिए और देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पीसीबी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एपिसोड 1। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं कि पीसीबी डिज़ाइन से पहले हमें क्या क्या पता होनी चाहिए और हम लोगों को कैसे क्या दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है बोर्ड टाइप की। बोर्ड दो तरह की हो सकती है, सिंगल साइड पीसीबी एंड डबल साइड पीसीबी। इसके अलावा हमारे पास तीसरा टाइप नहीं होता है बोर्ड का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंगल साइड पीसीबी में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो एक तरफ लगे होते हैं, या फिर टॉप में या फिर बॉटम में। तो हम बोर्ड टाइप की बात कर रहे हैं जो कि दो तरह की होती है। दो के अलावा तीसरी तरह की आपको कभी नहीं मिलेगी, सिंगल साइड पीसीबी एंड डबल साइड। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि सिंगल साइड पीसीबी में पीसीबी के एक तरफ हमारे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि हमें ये दिख रहा है। एंड डबल साइड पीसीबी में यहाँ पे भी कंपोनेंट होते हैं और इसके पीछे भी कंपोनेंट होते हैं, तो वो डबल साइडेड पीसीबी हो जाती है। अभी सिंगल साइड पीसीबी रखने का फ़ायदा ये है कि हमारे सारे कंपोनेंट एक तरफ होते हैं। उससे पहले पीसीबी फैब्रिकेशन के टाइम पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे कॉस्ट रिडक्शन होता है। जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस करना है तो हमें बस यही पार्ट पे ध्यान देना है और सेकंड पार्ट पे हमें कॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हम जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे FR4 का मटेरियल शीट, कॉपर शीट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल साइडेड में ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग पीसीबी के लिए कॉपर रखेंगे, सेकंड में हम लोग कॉपर नहीं रखेंगे, वो इंसुलेशन ही हमें बाहर दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल साइडेड में पैसे बचा सकते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड उसके स्टेप्स कम हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से जो है कॉस्ट रिडक्शन में बहुत फ़ायदा होता है। और इसके जो कंपोनेंट बहुत कम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ही कंपोनेंट है, क्योंकि पीसीबी छोटी होती है। तो पीसीबी छोटी है एंड हमें मास प्रोडक्शन तो करना ही साथ में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल साइड पीसीबी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माउंटिंग जो है टॉप पे या फिर बॉटम पे आपके हिसाब से कर सकते हैं। बात हम जब डबल साइडेड की करते हैं तो डबल साइडेड में हमारे कंपोनेंट यहाँ पे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो डबल साइडेड में कंपोनेंट दोनों तरह होने की वजह से हम लोग यहाँ पे जो ट्रैक्स है, जो भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं आर्ट वर्क, वो दोनों तरफ कर सकते हैं। अभी बात ये होती है कि जब ये डबल साइडेड होता है तो यहाँ पे कनेक्शन जो है बीच में नहीं होता है, क्योंकि FR4 मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बट उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि वाया होते हैं। वाया एक तरह का जंपर का काम करता है, मतलब यहाँ का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन यहाँ पे जॉइंट होने के लिए हमें वाया, जैसे जैसे यहाँ पे कंपोनेंट है और वो उसका होल मतलब उसकी लेड यहाँ पे गई हुई है, ये इशू नहीं है। वाया हमारा रहता है, वो भी एक तरह का यहाँ पे कॉपर लगा होता है जो इस एरिया को और इस एरिया को कनेक्ट करता है। आगे के एपिसोड्स में हम आपके वाया के बारे में जानकारी देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे वाया होते हैं और वो उससे कनेक्टेड होते हैं, पर वाया भी दो तरह के हो सकते हैं, प्लेटेड होते हैं, एक नॉन प्लेटेड होते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्लेटेड। प्लेटेड मतलब वाया यहाँ पे भी है, यहाँ पे कनेक्शन है, और वो कनेक्शन देखो यहाँ पे कॉपर है और उसके थ्रू यहाँ पे भी कनेक्टेड है। और दूसरा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट है और यहाँ पे भी कंपोनेंट डाल देते हैं, बट इन दोनों के बीच में कनेक्शंस नहीं होते हैं ऐसा। तो हम लोग थ्रू होल वहाँ पे कनेक्शंस नहीं करते। हाँ, ये कब काम आता है, ये ऐसे टाइम पे जब हम पैसा बचाना होता है, बट राउटिंग के लिए हमें नीचे का भी यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे हम जैसे लीड है तो लीड का यूज़ कर सकते हैं, इससे कनेक्शन। बट मेनली देखा जाए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको थ्रू होल मीन्स प्लेटेड होल ही चाहिए रहेगा। अब प्लेटेड होल क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो सिंगल साइडेड में जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है एंड कंपोनेंट आर लेस एंड इजी टू डिज़ाइन, तो उस टाइम पे ही आप सिंगल लेयर यूज़ करिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐसी है, सोल्डर द थ्रू होल ऑन द नॉन कंपोनेंट साइड एंड ट्राई टू पुट द कंपोनेंट ऑन वन साइड। सच बोर्ड्स आर गुड फॉर द सर्विसेबिलिटी
इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑप्टिमम एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। इसका कहने का मतलब है एक साइड पे आप सारे कंपोनेंट डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट है और उसकी राउटिंग दूसरी तरफ या और टॉप पे दोनों तरफ करिए। बट कंपोनेंट अगर एक तरफ है और दूसरी तरफ से ऐसे राउटिंग हुई है या छोटे मोटे काम है जैसे सोल्डरिंग, अब ये थ्रू होल है तो ये नीचे की तरफ इसका सोल्डरिंग होने वाला है, पर जो SMD है वो ऊपर ही सोल्डर हो जाएंगे, पर सारे कंपोनेंट ऊपर है तो नीचे पूरा क्लियर एरिया होता है। अब क्लियर एरिया होने का फ़ायदा ये है कि हम सर्विसिबिलिटी मतलब हम लोगों को उसको रिपेयर करना है या बाद में अगर कुछ इश्यूज आते हैं वो फाइंड आउट करने हैं, फॉल्ट फाइंड करना है, तो वो बहुत ईजी होता है क्योंकि हमें पता है कि ऊपर टॉप पे हमारे सारे कंपोनेंट है और नीचे ही सारे कनेक्शन हैं लगभग, तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेक कर सकते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि वन साइड पे ये है और सेकंड साइड पे सिर्फ आपके जो है ट्रैक्स हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम देखते हैं PCB साइज़। जब भी हम PCB डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें पहले PCB साइज़ देखनी हो। PCB साइज़ जस्ट कंपोनेंट हमने बनाया, मीन्स हमने लाइब्रेरी एंड सब क्लियर कर लिया है, शेमेटिक रेडी है, अब हम लोगों ने उसको इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद जब हम लेआउट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट के लिए पहले सारे कंपोनेंट्स को रख देते हैं। हमारी जो प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि उसके कैसे पैरामीटर्स है, चाहे वो कनेक्टर्स होंगे तो कहाँ रखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एपिसोड्स में आगे बताएंगे। बट यहाँ पे हम लोग कैसे साइज़ डिसाइड करते हैं, तो साइज़ से पहले हमें सारे कंपोनेंट को एक प्लेसमेंट कर देना है एंड उसके बाद एक साइज़ देख लेनी है नॉमिनल कितना है। बट सिर्फ उतना देख लेना काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए हमें 4 पैरामीटर से जाना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 पैरामीटर है, मैकेनिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग, टेस्टिंग एंड सर्विसिंग एंड मॉडिफिकेशंस। चारों में क्या फ़र्क है, जैसे कि आप अगर कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होता है मैकेनिकल स्ट्रेस का। जैसे कि PCB में कोई बड़ा कंपोनेंट है और उसका वेट भी ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैक रहेंगे वो टूट सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे लगा हुआ है और उस पर अगर फोर्स पड़ता है तो PCB टूट भी सकती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली थिकनेस 1.6 mm का यूज़ करते हैं। PCB साइज ऑफ लेस देन 100 and 150 mm एंड थिकनेस 1.6, उसमें मुश्किल से ही कोई हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ का इशू हो सकता है। नॉर्मली वो इश्यूज़ नहीं आते हैं, बट हम मान लेते हैं कि हमारी साइज़ PCB की बहुत बड़ी है, 100 क्या वो 200 by 200 mm है एंड एक साइड पे हमने उसको ट्रांसफार्मर रखा है छोटा और एक साइड पे हमने एक कनेक्टर रखा है और दोनों को स्क्रूज किए हुए हैं। तो जो ट्रांसफार्मर का साइड है वहाँ का वेट बढ़ने की वजह से बीच में PCB टूटने का डर हो सकता है, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो हमें केयर करना है अगर बिगर कंपोनेंट है और पार्ट्स हैवी है और माउंट किया हुआ है PCB पे, तो उसके लिए हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। कार्ड गाइड है एंड कनेक्टर्स एंड स्टेफनर्स। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटो है ये है कार्ड गाइड का, तो ये गाइड करता है और स्टेफनर्स रहता है वो उसे साइड से पकड़ के रखता है। तो ये कार्ड गाइड में क्या होता है, उस कंपोनेंट को चारों तरफ से उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दी जाती है। मैकेनिकल स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉज्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या शिपमेंट PCB शिप करते हैं, वो टाइम पे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट के टाइम पे रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे मैकेनिकल स्ट्रेस रेजोनेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से भी आसपास की PCBs पे भी इश्यूज होते हैं और है उसकी वजह से फेलियर। तो हम कभी कभी देखते हैं कि एक PCB दूसरे PCB के साथ मिल जाती है, अगर उसमें थोड़ा भी पावर अगर बैटरी लगी हुई है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर है। एलिमेंट जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वहाँ पे क्रैकलिंग, सोल्डर जॉइंट्स क्रैक हो सकते हैं सोल्डर जॉइंट्स, क्योंकि कंपोनेंट पे अगर फोर्स पड़ता है तो वहाँ पे क्रैकलिंग आएंगे एंड कंपोनेंट फैटिग ख़राब हो सकते हैं। तो ये पहला पैरामीटर है कि अगर हमारे PCB साइज़ 100 and 150 mm से बड़ा तो हमें इश्यूज़ समझ में आनी चाहिए कि मैकेनिकल स्ट्रेस का इशू हो सकता है। अगर उससे कम है तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं। और साथ में कि माउंटिंग जो है वो हैवी पार्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो हैवी पार्ट है तो भी आपको तकलीफ हो सकती है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग की बात करते हैं तो इफ़ यू चूज़ लार्ज बोर्ड, लार्जर इंटरकनेक्शंस आर मोर ससेप्टिबल टू फंक्शनल डिस्टर्बेंस। इफ़ यू चूज़ स्मॉल बोर्ड, नॉट एबल टू अपग्रेड द PCB इन फ्यूचर। लाइकवाइज अगर हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा बोर्ड बना लेते हैं, जैसे कि हमने एक PCB बना ली है एंड हमने सारे कंपोनेंट डाल दिए हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ का इशू नहीं क्योंकि PCB छोटी है और हैवी पार्ट्स नहीं है, तो वो टाइम पे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमने PCB छोटा किया, क्योंकि हम जितना छोटा है उतना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि डिज़ाइन अच्छी दिखती है और कंपोनेंट कम में बैठ जाते हैं और PCB का पैसा बचता है। बट उस टाइम पे क्या इश्यूज़ होता है कि आगे जाके अगर PCB फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो आप नहीं कर पाओगे। और अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फंक्शनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि अगर आप एक सिग्नल यहाँ पे है और दूसरा ट्रैवल करके आपके दूसरे कॉर्नर तक पहुँच रहा है और उसका लेंथ ज़्यादा है तो आपका जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल पीसीबीज लेकर एक बोर्ड तैयार कर सकते हो, बट इससे कॉस्ट इंक्रीज होगा, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल कनेक्शंस, क्योंकि आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे जो इस पीसीबी से वो पीसीबी पे कनेक्ट होंगे, एंड मल्टीपल कनेक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी पीसीबी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा पीसीबीज के मतलब मॉड्यूल्स नहीं तैयार होने चाहिए। मल्टीपल पीसीबीज ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। आपको उसमें भी फंक्शंस, कॉस्ट, डिफ़िकल्टीज इन एक्सटर्नल कनेक्शंस, ये सब फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग एंड सर्विसिंग। टेस्टिंग सर्विसिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल है, हम मोबाइल सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो मोबाइल में मेनली एक मदरबोर्ड का पार्ट होता है, फिर कनेक्टर्स के पार्ट होते हैं, बैटरी के अलग से हो सकता है, कैमरा का अलग पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये 4 चीज़ें अलग होती हैं। अगर मोबाइल में हमारा जैक 3.5 जैक मतलब हमारा हेडफोन का अगर कनेक्टर ख़राब है, तो वहाँ पे हमें पूरा मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग वो पर्टिकुलर पीसीबी निकाल देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सर्विसिंग। टेस्टिंग के टाइम पे भी अगर हमें टेस्ट करना है तो हम पर्टिकुलर बोर्ड ही टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आसान होता है कि हम लोग ज़्यादा ही भी नहीं, बट थोड़े मॉड्यूलर पीसीबी टाइप बनाएं, मतलब मेन फंक्शंस को डिसाइड कर लें। लाइक एमसीयू का एक बड़ा सा फंक्शन तैयार कर लेते हैं पीसीबी, एंड उसके साथ ही अगर आपको एक्सटर्नल कनेक्टर्स चाहिए तो आप उसके लिए अलग छोटी छोटी पीसीबी बना के उसको कनेक्ट कर सकते। छोटे छोटे बोर्ड्स होंगे, मल्टीपल होंगे तो भी चल जाएगा। इजी टू फाइंड, क्योंकि अगर आपका एक पर्टिकुलर बोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसी बोर्ड को देखोगे, और वो छोटा बोर्ड है तो आप जल्दी उसको सॉल्व भी कर पाओगे। आपको बड़े बोर्ड में सारे बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर वो बोर्ड उठाओगे, उसको रिपेयर करोगे या रिप्लेस कर दो एंड सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आता है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन मीन्स कैसा कि जैसे कि हम लोगों ने पीसीबी बना ली है एंड हमें पता है कि वो पीसीबी चल रही है, फिर भी हम लोगों को एटलीस्ट 5% एरिया रखना चाहिए फ्यूचर मॉडिफिकेशंस के लिए। तो इसका मतलब था कि पीसीबी साइज डिसाइड करने से पहले हमें इन चारों चीज़ों का ध्यान देना है। पहला है मैकेनिकल स्ट्रेस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग, तीसरा है टेस्टिंग एंड सर्विसिंग, एंड चौथा है मॉडिफिकेशन। ये 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एंड आप पीसीबी के साइज डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं लेआउट अप्रोचेस की। तो लेआउट अप्रोच में मतलब अगर हम लोग लेआउट पे जाते हैं तो ये जस्ट बेसिक वीडियो है जो आपको बताने के लिए कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं। तो ये जस्ट एक लेआउट अप्रोच है, ये मेन लेआउट में कैसे करना है वो नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग धीरे धीरे लेआउट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि लेआउट कैसे बनाया जाता है। ये जस्ट अप्रोचेस है। तो अप्रोच कैसा है कि स्टार्ट द डिज़ाइनिंग आफ्टर द कंप्लीट सर्किट डायग्राम विद कंपोनेंट लिस्ट। मतलब आपको सर्किट बनाने से पहले आपके पास सर्किट डायग्राम होना चाहिए और कंपोनेंट लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रखनी होगी। डेवलप द लेआउट इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। हमें सिग्नल फ्लो मतलब अगर हम मान लेते हैं यूएसबी से हमारा सिग्नल जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, एमसीयू की बात करते हैं, वो यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है, ओमनी डायरेक्शनल भी कर सकते हैं क्योंकि उससे सारे पेरिफेरल अटैच होते हैं। तीसरा है ड्यूरिंग द प्लेसमेंट द लार्जर वन प्लेस्ड फर्स्ट एंड द स्पेस इन बिटवीन फिल द स्मॉलर वन। मतलब जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट है, एक है एमसीयू, दूसरा है यूएसबी, तीसरा है चार्जिंग सेट मीन्स चार्ज करने के लिए जो सर्किटरी है। अब ये तीनों सर्किटरी में हमें जो है यूएसबी एक साइड में रख देना है, एमसीयू लगा देना है और चार्जिंग का ऐसे लगा देना है। तो ये हो गया हमारे बड़े बड़े चीज़ें, उसको पहले फिल कर दिया एंड देन उसके बाद जो छोटे छोटे हमारे एरिया बचते हैं, इनके बीच में जो गैप है उनमें हम इनके पैसिव कंपोनेंट लगाएंगे। जैसे कि एमसीयू को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल पैसिव कंपोनेंट है, या फिर आप उसके साथ फिल्टर्स लगा सकते हैं। चार्जिंग आईसी के लिए प्रोटेक्शन आईसीज आप साथ में छोटे छोटे वो एरिया में लगा सकते हैं। ऑल कंपोनेंट आर प्लेस्ड इन सच मैनर दैट डिसऑर्डरिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स आर नॉट नेसेसरी इफ दे हैव टू बी रिप्लेस्ड। मतलब हमें कंपोनेंट को इस तरह से ऐसे रखना है कि अगर हम लोग डिसऑर्डर करें, मतलब मान लीजिए आपने बाद में सोल्डरिंग कर ली है और आपका परफेक्ट चल रहा है, बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंपोनेंट को हमें रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही डिसऑर्डर करें। उसके वजह से मतलब अगर हम लोगों को वो निकालना है, उसके लिए हम पूरा सर्किट का जो कंपोनेंट है, चाहे वो कनेक्टर हो, वो निकाल के फिर वो निकाले, तो ये गलत है। हमें जो निकालना है बस उतना ही निकालें और उसको रिप्लेस कर दें। इसके लिए हमें कंपोनेंट को थोड़ा सा सबको ब्रीदिंग देनी होगी। ब्रीदिंग इन द सेंस हमें सबको थोड़ा थोड़ा दूर पे रखना होगा और कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कि ये निकालने के बाद ये निकाले, सब इंडिविजुअल होनी चाहिए। और जो लास्ट है, इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द सर्किट इनटू फंक्शनल सब यूनिट, इट इनेबल द फास्टर टेस्टिंग एंड सर्विसिंग ऑफ द बोर्ड। लाइक जैसे कि चार्जिंग यूनिट, तो आप एक एरिया देखिए, वहाँ पे आप चार्जिंग का सारा सामान डाल दीजिए। आप कंट्रोल यूनिट देख रहे हैं, कंट्रोल का एक एरिया देखिए, उस एरिया में कंट्रोल को डाल दीजिए।
उसके बाद आप अगर एनालॉग सर्किटरी देख रहे हैं तो आप एनालॉग सर्किटरी को एक एरिया असाइन करिए। इससे क्या होता है कि टेस्टिंग और सर्विसिंग के टाइम पे हमें पर्टिकुलर एरिया में जाके वो डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे हमें फॉल्ट दिख रहा है। इसकी वजह से हमें फ़ायदा मिलता है। अगर सब मिक्स होगा तो हम लोग फॉल्ट नहीं ढूंढ पाएंगे जल्दी। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि हमने बताया कि लेआउट से पहले हमें सर्किट डायग्राम का पता होना चाहिए और कंपोनेंट लिस्ट। तो कंपोनेंट लिस्ट में हमें मिल गया, सर्किट डायग्राम मिल गई। तो अब यहाँ पे है कि कंपोनेंट लिस्ट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, और मान लो नहीं पता तो हमें उसको बनाना होगा। तो जैसे कि है, फॉर सिंपलर सर्किट इट मे नॉट ऑलवेज बी नेसेसरी टू हैव अ सेपरेट कंपोनेंट लिस्ट। अगर आप छोटे पीसीबी पे काम कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है छोटे कंपोनेंट के लिए कोई कंपोनेंट लिस्ट बनाने की। बट अगर आपका बड़ा है, आपको याद रखना है, आप प्रोजेक्ट पे हो, तो आपको कंपोनेंट लिस्ट बना के रखनी चाहिए। In all other cases, a separate component list is prepared by the designer giving all the desired information about the component। तो आपको कंपोनेंट के सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं, और वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं तो उस पर बात करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन होते हैं कंपोनेंट कोड, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर बोलते हैं। वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सबके लिए सेम होता है। अगर आप यूएसए में कोई चीज़ खरीद रहे हो, उसका एम्पियन 1 2 3 4 एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, तो इंडिया में भी वही पार्ट नंबर रहेगा, वही नंबर रहेगा 1 2 3 4, वो चेंज नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर, वो किसने बनाया है उसका नाम होना चाहिए। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, लाइक कि वो जैसे हमने मान लीजिए कैपेसिटर ले रहे हैं, तो कैपेसिटर बनाया है मुराता कंपनी ने, तो उसका मैन्युफैक्चरर मुराता हुआ। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन में कि वो कितने वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड एंड 16 वोल्ट। तो वोल्टेज भी अगर हम लोग वहाँ पे डालें तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो अगर हम बाई चांस कभी चेंज करना चाहेंगे कंपोनेंट कि वो नहीं मिल रहा है और हमें दूसरा सेम स्पेसिफिकेशन पे चाहिए 1 माइक्रो एंड 60 वोल्ट, तो हमें वो पता होना चाहिए। चौथा है सप्लायर, आपको सप्लायर आपको पता होना चाहिए। प्राइस पता होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया और टॉलरेंस, यहाँ पे होता है कि जैसे कि हर एक कंपोनेंट पे उसका टॉलरेंस होता है 5%, 2%, 1%, 0.1, तो आपको उसके हिसाब से देखना है। आपके डिज़ाइन के हिसाब से टॉलरेंस का पता चलेगा। मैचिंग रिक्वायरमेंट, आपको रिप्लेस करना है तो आपके लिए मैचिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड मैकेनिकल डायमेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज एंड फुटप्रिंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एपिसोड 1 होता है ख़त्म। एपिसोड 2 में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होता है, एंड टेम्परेचर के इफेक्ट पीसीबी पे कैसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसी के बेस पे हम लोग डिज़ाइनिंग, लेआउट चेंजेस, या फिर कुछ जो रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल सर्किटरीज की, हीट सिंक की, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप समझते हैं तो ही आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।